हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एक्सेस इंस्टीट्यूट में। आज हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम पूरी सीआरपीसी और पूरी बीएनएसएस की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। साथ ही साथ सीआरपीसी और एनएसएस के जो जजमेंट हैं वो जजमेंट भी देखेंगे, रीसेंट जजमेंट। ठीक है, तो बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में दोस्तों टोटल 37 चैप्टर और 484 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 37 अध्याय और 484 धाराएं थी। जबकि बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में टोटल 39 चैप्टर और 531 सेक्शंस हैं दोस्तों। तो ये दो चैप्टर कहाँ से ऐड हो गए और इतने सारे सेक्शंस, ये सेक्शन नंबर की संख्या कैसे बढ़ गई हैं? तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि ये दो चैप्टर और कैसे बढ़े हैं और ये 531 सेक्शन कैसे हो गए हैं। तो बात करें अपन सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी है दोस्तों आपका 1973 का, 1973 का है सीआरपीसी। जबकि बीएनएसएस है आपका 2023 का। ठीक है दोस्तों, सीआरपीसी जो है वो उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 15 जनवरी 1974 को, जबकि बीएनएसएस को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 25 दिसंबर 2023 को। सीआरपीसी लागू हुआ है 1 अप्रैल 1974 से, जबकि बीएनएसएस लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2024 से, है ना दोस्तों। तो सीआरपीसी का अध्याय 1 है प्रीलिमिनरी या प्रारंभिकी के बारे में, है ना। इसका सेक्शन 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, है ना। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना है। धारा 4 जो है वो भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण जो है इस दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किया जाएगा। और अध्याय 5 जो है वो व्यावृत्ति के बारे में बात करता है, सेविंग्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो अध्याय 1 है ये एज इट इज़ अध्याय 1 जो है बीएनएसएस का भी है, लेकिन यहाँ पर परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। आपकी जमानत, बंद पत्र, मुचलका, ये कुछ परिभाषाएं सीआरपीसी में नहीं थी, अब बीएनएसएस में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये है, थोड़ा सा अंतर इसमें यह आया है कि निर्देशों का अर्थ लगाने में पहले यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो थे, आपके महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में जो अर्थ लगाने के बारे में निर्देश थे वो भी यहाँ से क्या है, अब ख़त्म कर दिया गया है उनको। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है। बाकी अध्याय 1 सीआरपीसी और बीएनएसएस का सेम टू सेम है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। फिर बात करते हैं अध्याय 2 की, तो अध्याय 2 आपका बात करता है दोस्तों दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में। अध्याय 2 सीआरपीसी का बात करता है दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में, और बीएनएसएस का भी अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में बात करता है। तो दोस्तों अध्याय 2 जो है वो धारा 6 से लगाकर 24A तक हैं। कहाँ तक हैं दोस्तों? धारा 6 से लगाकर 25A तक, 25A तक हैं। जबकि बीएनएसएस का जो चैप्टर 2 हैं दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, वो धारा 6 से लगाकर 20 तक ही हैं। तो ये 5-6 सेक्शन यहाँ पर कम कैसे हो गए हैं, तो बात करते हैं उसके बारे में भी। धारा 6 बात करती हैं दंड न्यायालयों के गठन के बारे में, और धारा 6 में 4 प्रकार के दंड न्यायालय बताए गए हैं। सेशन न्यायालय, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, या जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। ये 4 दंड न्यायालय यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर सेक्शन 7 जो है प्रादेशिक खंड के बारे में बात करता है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और प्रत्येक जिला एक सेशन खंड होगा। फिर सेक्शन 8 जो है वो बात करता है महानगर क्षेत्र के बारे में। जो ये महानगर क्षेत्र हैं, ये महानगर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है अब बीएनएसएस से ख़त्म हो चुका है। बीएनएसएस में कोई भी महानगर क्षेत्र के बारे में कोई प्रक्रिया या कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर धारा 9 सेशन न्यायालय के बारे में बात करती है कि कोर्ट ऑफ सेक्शन
होगा, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी और यहाँ पर न्यायालयों की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। 10 बात करती हैं सहायक सेशन न्यायाधीशों के बारे में कि सहायक सेशन न्यायाधीश वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। धारा 10 इसके बारे में बात करती हैं। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बात करती हैं कि राज्य सरकार जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए न्यायालय की स्थापना करेगी और उनमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। ये धारा 11 में प्रावधान किया गया है। धारा 12 जो है वो बात करती हैं कि ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, इनको अगर 3 साल का अनुभव हो गया है तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है और एक या अधिक व्यक्ति को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। धारा 13 बात करती है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कि अगर राज्य में कोई भी न्यायिक कार्य बढ़ गया है तो उस न्यायिक कार्य को जल्द निपटारा करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाईकोर्ट से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्ति के लिए आग्रह किया जा सकता है और ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे जिनको न्यायिक क्षेत्र का अनुभव हो, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया जाएगा जिसको कोई भी न्यायिक क्षेत्र का या न्यायिक पदाधिकारी वो ना हो, उसको यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। धारा 14 जो है वो बात करती है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता जो है वो हाई कोर्ट द्वारा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 15 जो है वो बात करता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के बारे में या सबऑर्डिनेट के बारे में कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किनके अधीनस्थ होंगे। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन रहते हुए हाई कोर्ट के अधीनस्थ होंगे। फिर जो 16 जो बात करता है महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में, 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में और 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। तो ये तीनों सेक्शन जो हैं अब बीएनएसएस से डिलीट हो चुके हैं क्योंकि महानगर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट अब जो है बीएनएसएस में नहीं है, ठीक है। और ये महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ये सेक्शन भी अब बीएनएसएस से डिलीट हो चुका है क्योंकि ये प्रोविज़न सब बीएनएसएस में नहीं है। फिर धारा 20 जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करती है कि राज्य सरकार न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना करेगी और उनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी, है ना। और उनमें से एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी और एक को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम अपॉइंट करेगी। डीएम और एसडीएम इनमें से एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी। फिर धारा 21 जो है वो बात करती है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार अपॉइंट कर सकती हैं और वो जितनी अवधि के लिए उसे उचित लगे उतनी अवधि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धारा 21 में अपॉइंट किया जा सकता है। फिर धारा 22 जो है वो बात करती हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के अधीन रहते हुए डीएम के अधीनस्थ होंगे। फिर धारा 23 जो है बात करती हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना और धारा 24 जो है वो बात करती हैं लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है वो एक व्यक्ति को, राज्य सरकार भी एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार भी लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं अपनी तरफ से मामले का विचारण, जांच या कार्यवाही करने के लिए, ठीक है। लेकिन लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास 7 साल का अनुभव होना चाहिए और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और हाई कोर्ट के परामर्श से सहमति से की जाएगी। फिर सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जिसको एडीपीओ कहा जाता है। उसकी व्यवस्था आपके सीआरपीसी के सेक्शन 25 में की गई है और इन सभी सहायक लोक अभियोजक और लोक अभियोजक पर निगरानी करने के लिए राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन रहते हुए धारा 25A में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा। उसके बारे में भी प्रोविजंस किए गए हैं।
अध्याय 3 जो है सीआरपीसी का बात करता है न्यायालयों की शक्ति के बारे में, है ना, पावर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में। और अध्याय 3 जो बीएनएसएस हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो भी न्यायालयों की शक्ति के बारे में बात करता है। ये जो सीआरपीसी का चैप्टर है अध्याय 3 वो धारा 26 से लगाकर धारा 35 तक है, जबकि बीएनएसएस का जो चैप्टर 3 है वो धारा 21 से लगाकर 29 तक है। अब इसमें क्या कुछ चेंजेस आया है तो बात करते हैं। धारा 26 जो है वो बात करती है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, तो हर एक अपराध या तो हाई कोर्ट द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा जिसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची के द्वारा दिखाया गया है, ऐसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध का विचारण किया जा सकता है। धारा 27 जो है वो बात करती हैं किशोरों के मामले में अधिकारिता, तो ये धारा यहाँ से बीएनएस सीआरपीसी से डिलीट हो चुकी है। बीएनएस में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है किशोरों के मामले में अधिकारिता के बारे में, ठीक है। धारा 28 बात करती है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं, तो कोई भी दंडादेश जो विधि द्वारा प्राधिकृत जितने भी दंडादेश हैं वो सभी दंडादेश हाई कोर्ट दे सकती हैं, और वे सभी दंडादेश जितने भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश हैं वो सेशन न्यायालय भी दे सकते हैं। लेकिन सेशन न्यायालय जो है वो कैपिटल पनिशमेंट अगर देता है ना, सेशन न्यायालय ने अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो वो कैपिटल पनिशमेंट तब तक एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि ना कर दी जाए। फिर धारा 29 बात करती हैं कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, तो सीजीएम 7 साल तक का कारावास दे सकता है और अनलिमिटेड जुर्माना दे सकता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो 3 साल तक के कारावास और 10,000 तक के जुर्माने से का दंडादेश दे सकता था सीआरपीसी में, जबकि बीएनएसएस में इसको जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास हैं, वो 1 साल तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना दे सकता था, लेकिन बीएनएसएस में इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। तो ये दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 30 जो है वो बात करती है जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, है ना। तो जब भी जुर्माना देने में व्यतिक्रम हुआ है, एक्यूज्ड के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है और उससे उस जुर्माने को देने में व्यतिक्रम हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, देरी हो गई है, तो उस कंडीशन में उस जुर्माने के एवज में उसके ऊपर कितना कारावास लगाया जा सकता है। तो अगर वो जो जुर्माना है वो मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए और जो मुख्य दंडादेश हैं उसके 1/4 से भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धारा 31 बात करती है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामले में दंडादेश, है ना। मान लो एक ही अपराध में एक ही विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों के लिए दंडादेश दिया गया है, तब उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश मैक्सिमम किसी व्यक्ति को दे सकता है। तो जो मजिस्ट्रेट देने के लिए अधिकृत हैं उसके 2 गुने से अधिक नहीं या 14 साल तक के कारावास से ज़्यादा नहीं दे सकता है। जैसे क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे कि जुडिशियल JMFC या जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है बीएनएसएस में 3 साल तक का कारावास और 50,000 तक का जुर्माना दे सकता है। अब किसी व्यक्ति ने जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किया है या एक ही विचारण में सिंगल ट्रायल में किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है, इसके बारे में 31 बात करती है। तो जितना मजिस्ट्रेट दे सकता है उसका 2 गुना मतलब 6 साल तक या 14 साल, इन दोनों में से जो भी कम हो उतना दंडादेश एक ही विचारण में एक से अधिक अपराधों के लिए दोषित होने के कंडीशन में मजिस्ट्रेट दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए एक अभियुक्त है, इसके ऊपर चोरी के लिए, गृह भेदन के लिए, चोरी के लिए 379 और गृह भेदन के लिए 457 के अधीन इसको 3 साल का इसमें और 1 साल का इसमें, और वहीं मारपीट करने के लिए भी 323 में 1 साल की कारावास की सज़ा हुई है। तो मजिस्ट्रेट इतना कारावास दे सकता है, भले ही ये एक अपराध में 3 साल, दूसरे में 1 साल, तीसरे में 1 साल, ऐसे करके 5 साल का
दंडादेश दे सकता है, क्योंकि उसके दुगने से ज़्यादा नहीं हुआ है ये। तो यही धारा 1131 कहती है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। फिर धारा 32 जो है शक्तियां प्रदान करने का ढंग, कि किसी मजिस्ट्रेट को या किसी न्यायालय को या किसी अधिकारी को शक्तियां किस प्रकार से प्रदान की जाएगी। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या होगी और जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों को वापस कैसे लिया जा सकता है, उसके बारे में बात करता है आपका सेक्शन 34। फिर सेक्शन 35 बात करता है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा। अगर कोई मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया और यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आया है या ये व्यक्ति मर गया है या अपने पद का उपयोग करने में भी असमर्थ हैं, तो इसका सबॉर्डिनेट दोनों ही कंडीशन में, अगर व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया है या अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने में वो असमर्थ हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो पद उत्तरवर्ती है वो की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये बात करता है धारा 35। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ आपका। चैप्टर 4 बात करता है दोस्तों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की शक्तियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता के बारे में। और बीएनएसएस का चैप्टर 4 भी यही बात करता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, लेकिन उसमें सेक्शन नंबर चेंज होते हैं। वो सेक्शन 30 धारा 30 से 34 तक है, जबकि यहाँ पर धारा 36 से 40 तक है। धारा 36 जो है वो बात करती है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में, कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी एसएचओ से ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी जहां भी किसी भी पुलिस थाने में अपॉइंट किया गया है तो उसकी वही शक्तियां होंगी जो उसकी अपने थाने में होती जहां पर वो अपॉइंट किया गया था। धारा 37 बात करती है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो जनता किसी भी व्यक्ति को पकड़ने या निकल भागने से रोकने के लिए जब भी मजिस्ट्रेट या पुलिस जनता की सहायता चाहती हैं, तो जनता को उस व्यक्ति को पकड़ने या निकल भागने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करनी पड़ेगी। या परिशांति भंग, जहाँ भी शांति भंग होने वाली है उस शांति भंग का निवारण करने के लिए भी जनता पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। या जहाँ पर रेल, नहर या तार या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी या लोक संपत्ति है उसको अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुँचा रहा है तो उस नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस जनता की सहायता धारा 37 में ले सकती हैं। धारा 38 बात करती है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। पुलिस के अलावा कोई भी अगर व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा है और वो वारंट के निष्पादन करने में जनता की सहायता चाहता है तो जनता उसको धारा 38 के अधीन सहायता करेगी। धारा 39 जो है वो बात करती है कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना। कुछ संगीन किस्म के अपराध हैं, हत्या का प्रयत्न, बलात्कार, डकैतियाँ, लूट, इनके बारे में जनता की ये ड्यूटी है कि वो इन अपराधों के बारे में पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना दे जब भी इस अपराध के करने के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। धारा 40 बात करती हैं कि गांव के मामले या ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारियों को कतिपय रिपोर्ट करने के बारे में कर्तव्य, कि गाँव में अगर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी अपराध घटित होता है तो उसके बारे में जानकारी देने के ग्राम के कुछ अधिकारी होती हैं, चौकीदार, पटेल, उनकी ड्यूटी धारा 40 में दी गई हैं। ठीक है, अध्याय 5 जो है वो बात करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में। बीएनएसएस का अध्याय 5 भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बात करता है, लेकिन बीएनएसएस में ये सेक्शन 35 से 62 तक दिया गया है। बीएनएस में 35 से 62 तक में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। 35 से 62 तक। धारा 41 बात करती है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो जब भी पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी संज्ञेय अपराध किया जाता है तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हैं। या कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई ऐसा अपराध करता है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो उस अपराध के लिए भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा अपराध 7 साल से कम का है तो उस कंडीशन में
जो है अर्नेश कुमार की जो गाइडलाइन है 41(1)(b) की एक चेकलिस्ट तैयार करने के बाद ही एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। या किसी व्यक्ति के कब्जे में से चुराई हुई संपत्ति या कोई व्यक्ति लोक सेवक के कार्य में बाधा डालता है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो पुलिस के समक्ष उपसंजाति के लिए सूचना उसको जारी किया जा सकता है 41(a) में। फिर 41(b) जो है बात करता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में, कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय, जो भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करते समय वर्दी में होगा और अपने पहचान का जो स्पष्ट पहचान पत्र धारण करते हुए गिरफ्तारी करेगा। और उसका गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का और साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का ये भी कर्तव्य होगा कि वह गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करे और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के पड़ोसी या मित्र नातेदार द्वारा उसको साइन करवाए, और अगर वो साइन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में गिरफ्तारी के बारे में उसके नातेदार को या मित्र को उसकी सूचना दे। फिर धारा 41(c) बात करती है जिले में नियंत्रण कक्ष के बारे में। तो ये जिले में नियंत्रण कक्ष की जगह अब धारा 37 में आपके BNSS में पदाभिहित पुलिस अधिकारी आ गया है, जिसका काम होगा वो कंट्रोल रूम जो काम करता था वो रिकॉर्ड रखने का, वो सारा काम पदाभिहित पुलिस अधिकारी को दे दिया गया है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया है। धारा 41D बात करता है कि परिप्रश्नों के दौरान जो भी उस एक्यूज्ड व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उससे अगर पुलिस अधिकारी कोई भी प्रश्न करती हैं, परिप्रश्न करती हैं, तो उस परिप्रश्नों के दौरान उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा और परामर्श लेने का अधिकार होगा। धारा 42 बात करता है कि अगर अपराध असंज्ञेय है और असंज्ञेय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपना नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करता है तो इसलिए उसका नाम और निवास स्थान निश्चित किया जा सके, उसकी धारा 42 में गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 43 बात करती है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, है ना। 41 और 42 में तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, क्या एक प्राइवेट व्यक्ति, आम नागरिक किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है? तो धारा 43 बात करती है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है या किसी उद्घोषित अपराधी को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करके निकटतम पुलिस थाने को या किसी पुलिस अधिकारी को उसको हैंडओवर कर देना है। ये 43 बात करता है। 44 बात करता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की। कोई मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकता है। धारा 45 बात करती है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, सेना, नौसेना या वायुसेना के आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है कि ये 41 से 44 तक के जो प्रावधान हैं वो सेना के सदस्यों को या सशस्त्र बलों के सदस्यों को जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लोक शांति स्थापित करने के लिए अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी। धारा 45 बात करती हैं। फिर धारा 46 बात करती हैं कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी करते समय किसी व्यक्ति के शरीर को छूकर या परिरुद्ध करके गिरफ्तारी की जा सकती है, और अगर वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की जानी है अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है तो उसके गिरफ्तारी करने में अगर अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तो गिरफ्तारी करने में उसकी मृत्यु करने को छोड़कर कोई भी शक्तियां जो युक्तियुक्त हों इस्तेमाल की जा सकती हैं, और अगर अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उस कंडीशन में उसकी मृत्यु तक की जा सकती है गिरफ्तार करने में, ठीक है। लेकिन किसी महिला की गिरफ्तारी जो है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, और अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो अगर जेंट्स पुलिस अधिकारी उसको अरेस्ट करता है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना पर ऐसा माना जाएगा कि महिला ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, उसको छूकर या परिरुद्ध करके पुरुष पुलिस अधिकारी उसको अरेस्ट नहीं करेगा। फिर धारा 47 बात करता है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। कोई ऐसा मकान है, कोई दुकान है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वो व्यक्ति छिपकर बैठा है जिसकी गिरफ्तारी करनी है, तो उस स्थान की तलाशी के बारे में धारा 47 बात करती हैं कि उस स्थान का अगर वो अपनी
पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी की सूचना देने के बाद भी अगर उसका कोई दरवाज़ा खिड़कियां जो हैं वो नहीं खोलता है तो तोड़कर उसमें प्रवेश किया जा सकता है और वहां उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर उस कमरे में कोई पर्दानशील महिला है, घूंघट वाली स्त्री है, तो वहां से उसको हटने का अवसर देने के बाद उस कमरे में प्रवेश कर सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 48 बात करता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, कि अगर अपराधी को अरेस्ट करते समय जो है पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति उनको पीछा कहाँ तक करता है तो कर सकता है, तो भारत के पूरे स्थान में, भारत में जहाँ कहीं वो चाहे अपराधियों का पीछा कर सकता है और उसका अरेस्ट किया जा सकता है। धारा 49 बात करती है अनावश्यक अवरोध ना किया जाना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसको उतने से अधिक अवरोध ना किया जाना, जैसे आपने बेड़ियां डाल दी उसको और हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी और मुंह में कपड़ा डूसकर, ऐसा अनावश्यक उसको अवरोध ना करना है। इतना ही अवरोध लगाना है जितना कि आवश्यक हो, उसे भागने से रोकने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही अवरोध लगाना है, उससे अधिक या अनावश्यक अवरोध उस पर नहीं लगाना है। धारा 50 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जानी। अब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको अरेस्ट किए जाने के बारे में आधार बताना है कि किस आधार पर, किस अपराध के लिए आपको अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी का कारण उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को सूचित करना है और वो अपराध अगर जमानती है तो उसके जमानत के अधिकार के बारे में भी उस अरेस्टेड व्यक्ति को इत्तिला देनी है, सूचना देनी है। ये धारा 50 बताती है। धारा 50A बात करती है कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि जिस व्यक्ति को वो नामित करे, जिसको वो बताए, उसको वो पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला उस व्यक्ति को जानकारी दे कि मुझे गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए को गिरफ्तार किया गया है, ए चाहता है कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना बी को दी जाए, है ना, जो इसका भाई है या इसके पिता हैं ए के, तो इसकी सूचना बी को दिया जाए। तो धारा 50 यही कहता है कि वो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि ये नामित व्यक्ति इस बी को इसके गिरफ्तारी की सूचना और गिरफ्तार करके इसको कहाँ रखा गया है इसकी सूचना इसके नामित व्यक्ति को देने की, जानकारी देने की बाध्यता है धारा 50 में। अब गिरफ्तार व्यक्ति की, गिरफ्तार करने किए गए व्यक्ति की तलाशी, है ना, उसके वस्त्रों में जो जो भी सामान है उन सब की एक लिस्ट बनाई जाएगी तलाशी के दौरान और उसको सुरक्षित अभिरक्षा में लिया जाएगा और इसकी एक लिस्ट की कॉपी अभियुक्त को दे दी जाएगी। धारा 51 बात करती है। धारा 52 बात करती है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। अगर उस एक्यूज्ड के शरीर पे से कोई भी आक्रामक आयुध पाए गए हैं, कोई भी गन है, बम है या कोई भी चाकू तलवार पाया गया है उसके शरीर से तलाशी के दौरान, तो उनको सुरक्षित अभिरक्षा में लेना और उनको अभिग्रहण करने के बारे में धारा 52 बात करती है। धारा 53 बात करती है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। कोई भी ऐसा अभियुक्त है जिसके शरीर पर चोटों के निशान हैं और पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि इसकी चोटें जो हैं अन्वेषण में काम आ सकती हैं, मेडिकल जो है इसका इन्वेस्टिगेशन में सहायता दे सकता है साक्ष्य के लिए, तो उस कंडीशन में पुलिस अधिकारी किसी चिकित्सा व्यवसायी की प्रार्थना पर उस अभियुक्त व्यक्ति की क्या करेगी, परीक्षा करेगा। फिर धारा 53A बात करता है बलात्संग या रेप के अपराधी या एक्यूज्ड व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया है तो उस रेप के एक्यूज्ड व्यक्ति की धारा 53A के अंतर्गत परीक्षा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी, मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाएगी। फिर धारा 54A जो है वो बात करती हैं गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति, 54 बच गया है बीच में। धारा 54 बात करता है चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण। यहाँ पर ना तो पुलिस चाह रही है लेकिन जो अपराधी है वो स्वयं ही चाहता है कि मेरा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, मेरा मेडिकल करवाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण चिकित्सा व्यवसायी द्वारा करवाया जा सकता है। धारा 54A शिनाख्त परेड के बारे में बात करती है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में या आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है क्या वही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, तो उसकी पहचान कार्यवाही करवाने के लिए जो दामिनी मूवी में सीन है ना आइडेंटिफिकेशन परेड का, कि बहुत सारे एक्यूज्ड को एक ही लाइन में उसी
साइज के, उसी हष्ट-पुष्ट वजन के एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जो भी उस अपराध का चश्मदीद साक्षी होता है उसको उनमें से पहचानने के लिए कहा जाता है। तो यही व्यवस्था धारा 54A में की गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त करवानी, आइडेंटिफिकेशन करवाने के बारे में व्यवस्था करता है। धारा 55 बात करती है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया कि किसी पुलिस अधिकारी ने वारंट के बिना अरेस्ट करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट कर दिया है तो वो फर्दर उस किसी और को अपना जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अरेस्ट करने के लिए कह सकता है। धारा 55 बात करती है। धारा 55A बात करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसकी कस्टडी में ऐसे अभियुक्त को रखा गया है, कि जिसकी कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस अधिकारी की है जिसके कस्टडी में ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। धारा 56 बात करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। जो भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उसका मजिस्ट्रेट तुरंत गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर या तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाना है। धारा 57 बात करता है कि जो भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनका 24 घंटे से अधिक, है ना, जो गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय की यात्रा तक के समय को छोड़कर 24 घंटे से के भीतर या 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, धारा 167 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, है ना। ये धारा 57 बात करती है। फिर धारा 58 बात करती है पुलिस का गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना, कि जो भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तारी की रिपोर्ट वो तुरंत मजिस्ट्रेट को करेगी। 59 बात करता है कि एक बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है तो उनका उन्मोचन या तो जमानत पर या स्वयं के बंद पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर ही किया जा सकता है, उसके अलावा उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, है ना। एक बार अगर अरेस्ट किसी व्यक्ति को कर लिया है तो उसको या तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंद पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर ही छोड़ा जा सकता है और कोई रास्ता उसके निकलने के लिए नहीं है। धारा 60 बात करती है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था और वो अरेस्ट में से छूट कर भाग गया है, निकल भागने पर पुलिस अधिकारी उसका पीछा कर सकता है और उसको फिर पकड़ लेने की शक्ति धारा 60 में है। धारा 60 ये बात करती है कि गिरफ्तारी कठोरता से इस संहिता के अनुसार ही की जाएगी। जो प्रोविजंस गिरफ्तारी के इस संहिता 41 से 60 तक बताए गए हैं, सारी गिरफ्तारियां इसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कठोरता से की जाएगी, सारे नियमों का ध्यान रखा जाएगा, है ना, और इनको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। अध्याय 6 जो हैं वो बात करता है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में। किसी भी व्यक्ति की अगर न्यायालय को आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए न्यायालय या तो समन निकाल सकता है, समन पर वो हाजिर नहीं होता है तो फिर वारंट निकाल सकता है, वारंट पर भी अगर वो नहीं आता है तो फिर उसको उद्घोषित अपराधी या उद्घोषणा निकाली जा सकती है और उद्घोषणा के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कुर्की किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। तो ये हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए इतनी सारी आदेशिकाएँ इस अध्याय के तहत निकाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले अपन समन की बात करते हैं। धारा 61 से 61 टू 69 तक समन के बारे में व्यवस्था की गई है। धारा 61 समन के प्रारूप के बारे में बात करती है कि समन का ड्राफ्ट कैसा होगा। तो हर एक समन जो न्यायालय द्वारा निकाला जाएगा लिखित में होगा, रिटर्न में होगा, डुप्लीकेट में होगा, 2 प्रतियों में होगा, उस पे न्यायालय के साइन होंगे या न्यायालय द्वारा जिस अधिकारी को अपॉइंट किया गया है उस अधिकारी के साइन होंगे और न्यायालय की सील लगी होगी। ये समन का प्रारूप होगा। फिर समन की तामील कैसे होगी उसके बारे में बात करता है धारा 62। समन की तामील कैसे की जाएगी। तो समन की तामील उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ समन निकाला गया है 2 प्रतियों में से एक प्रति उस व्यक्ति को देकर या परिधान करके, ठीक है, और दूसरी प्रति पर उसका साइन ले लिया जाएगा, उसका एंडोर्स ले लिया जाएगा, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति पर समन की तामील हो चुकी है। लेकिन BNSS में अब व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से भी समन की तामील की व्यवस्था की गई है। तो इस व्यवस्था को नया
इसमें BNSS में डाला गया है। फिर धारा 63 बात करती हैं, 63 बात करती हैं कि निगमित निकायों, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर या निगमित निकायों के ऊपर समन की तामील कैसे की जा सकती हैं। तो जहाँ पर भी निगमित निकाय हैं उनको ऐसे समन डिलीवर करके उसकी समन की तामील की जा सकती हैं। 64 बात करता है कि समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। तो समन किया गया व्यक्ति जब नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में विकसित तामील की व्यवस्था की गई है धारा 64 में कि समन की 2 प्रतियों में से एक प्रति उस व्यक्ति के घर के सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर, जहाँ पर भी वो घर का वो व्यक्ति रहता है उसके घर के बाहर एक कॉपी को चस्पा करके समन की तामील की जा सकती है। ठीक है। 65 बात करता है कि जब पूर्वबंधित प्रकार से तामील नहीं की जा सकती हैं तब 64 में उस व्यक्ति के घर का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य हैं उस पर समन की तामील की जा सकती है। धारा 65 बात करता है ये प्रतिस्थापित समन के बारे में, तामील के बारे में कि घर के बाहर चस्पा करके की जा सकती है। धारा 66 बात करती है सरकारी सेवक पर तामील के बारे में कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या सरकारी सेवक हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उस कंडीशन में समन की तामील जो है उस ऑफिस में बाय पोस्ट भिजवा कर, जिस पोस्ट ऑफिस में वो काम करता है वहाँ पर पोस्ट के माध्यम से समन की दोनों कॉपीज भिजवाकर वो ऑफिस का जो हेड हैं वो धारा 62 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस समन का तामील करवाएगा और तामील करवाकर एक प्रति जो है वापस भेज दी जाएगी। धारा 67 बात करता है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के बारे में। तो स्थानीय सीमाओं के बाहर जैसे कोई इंदौर का कोर्ट है, वो इंदौर के कोर्ट को अपनी स्थानीय सीमाओं से बाहर, इंदौर के कोर्ट को अगर कोई भी समन भोपाल में भेजना है तो वो भोपाल के कोर्ट को वो समन भेज देगा और भोपाल का कोर्ट अपनी अधिकारिताओं के अधीन उस व्यक्ति पर समन की तामील जो है 62 के अनुसार करवाएगा। 68 बात करता है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, जिस व्यक्ति ने समन की तामील की थी वो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं है तो उस कंडीशन में तामील का क्या सबूत होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसको समन निकाला गया था उसकी तामील हो चुकी थी, उसको वो प्रॉपर समन डिलीवर हो चुका था। तो एक प्रति पर उस व्यक्ति ने जो साइन किए थे और शपथ पत्र पर दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर किए थे वो इस बात का साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति पर समन की तामील हो चुकी है। धारा 69 बात करती है कि साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। ये तो मान लो किसी एक्यूज के ऊपर समन की तामील करनी है तो ये 61 से 62 से 68 तक की व्यवस्था आपको अपनानी है, लेकिन किसी साक्षी को आपको हाजिर होने के लिए या कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में बुलाना है तो इनके अलावा एक और एडिशनल चीज़ कि उस व्यक्ति को डाक से भी आप समन की तामील कर सकते हो और साथ साथ में आप जो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के कॉल के माध्यम से भी समन की तामील कर सकते हो। अब BNSS में ये प्रोविज़न्स आ चुका है। फिर गिरफ्तारी का वारंट के बारे में बात करता है कि धारा 70 जो गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि के बारे में बात करता है। तो गिरफ्तारी के वारंट में हाजिर होने के लिए कारण, अपराध और सभी चीज़ें लिखी होगी और ये गिरफ्तारी का वारंट तब तक निष्पादन में रहेगा जब तक कि इस न्यायालय को, जिस न्यायालय ने इसे जारी किया था उस जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इसको कैंसल नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों जो रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं, वही मैंने रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पूरी CRPC या BNSS पढ़ने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। धारा 71 बात करती हैं प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति या जमानतीय वारंट के बारे में, है ना। 71 में जमानतीय वारंट जारी किया जा सकता है। 72 बात करता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। तो वारंट जो है एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट हो सकता है। किसको निकाला जा सकता है वारंट? तो वारंट जो है एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निकाला जा सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, है ना। 73 बात करता है वारंट किसी भी व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी का अलावा भी किसी व्यक्ति को भी वारंट निकाला जा सकता है। एक प्राइवेट व्यक्ति भी वारंट का निष्पादन कर सकता है। 74 बात करता है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यदि एक से अधिक पुलिस अधिकारी को वारंट निकाला गया है तो उसमें जितने पुलिस अधिकारी वर्णित हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति उस वारंट का निष्पादन कर सकता है। जो भी व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा है और वो वारंट लेके गया है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है उसको वारंट
दिखा देगा या उसको वारंट के सार की सूचना, जैसे मान लो ए के खिलाफ वारंट निकाला गया है और जो पी पुलिस अधिकारी वारंट लेकर गया है, तो पी जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट करते समय वारंट के सार को संसूचित करेगा, और अगर ए वारंट की डिमांड करता है तो ये पी इस ए को वारंट दिखा देगा और उसके बाद इसको अरेस्ट करके ले आएगा। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष बिना किसी विलंब के पेश किया जाना। जैसे ही वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो बिना विलंब के उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 77 बात करता है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, तो वारंट भारत के भीतर कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। 78 बात करता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अगर अधिकारिता के बाहर आपको अगर मान लो कोई इंदौर के न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर मान लो भोपाल में कोई वारंट का निष्पादन करना है तो उसके बारे में प्रक्रिया बताई गई है 78 में कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, तो ऐसा वारंट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा जाएगा और वो उस वारंट का निष्पादन करवाएगा। 79 बात करता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और पुलिस अधिकारी ही, जैसे इंदौर का पुलिस अधिकारी कोई वारंट लेकर जा रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और इंदौर का ही कोई पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया गया है और इतना समय नहीं है कि भोपाल के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एसपी को या आपके कमिश्नर को वारंट दिया जाए और ये निष्पादन करके भेजें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंदौर का पुलिस अधिकारी ही भोपाल में जाकर उस वारंट का निष्पादन कर सकता है और व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के सामने या कमिश्नर के सामने पेश करेगा, और अगर अपराध जमानती है तो जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस व्यक्ति को वापस इंदौर के न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 80 बात करती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर वो प्रक्रिया जो है मैंने आपको बताई है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी के बाद सीधे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या एसपी के सामने या कमिश्नर के सामने पेश किया जाएगा, और अगर अपराध जमानती हैं तो जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए इसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज़ इसको अधिकारिता वाले जिसने वारंट जारी किया था उस न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाता है ना, जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है वो भी गिरफ्तारी के उपबंधों या जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए आगे कार्यवाही करेगा धारा 81 में। अब उद्घोषणा और कुर्की के बारे में, जब समन जारी कर दिया गया, वारंट जारी कर दिया है, तब भी व्यक्ति का कोई पता नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है फरार होने के लिए उद्घोषणा की, ऐसा व्यक्ति फरार हो चुका है, ऐसी उद्घोषणा धारा 82 में जारी की जा सकती है। और फरार होने की उद्घोषणा जारी करने के बाद धारा 83 के अधीन ऐसे फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, ठीक है। और कुर्की के बारे में जो भी आपत्तियाँ आएंगी, अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने कुर्की प्रॉपर्टी की कुर्की चालू कर दी हैं तो कुर्की के बारे में जो दावे और आपत्तियां आएंगी वो 6 माह के भीतर लगाई जा सकती हैं और उनका निराकरण किया जा सकता है। धारा 86 बात करती हैं कुर्की की हुई संपत्ति को फिर निर्मुक्त करना, है ना, रिलीज़ करना। मान लो पुलिस ने ये समझकर एक को के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई थी और जब समन निकाला गया था, समन पर वो नहीं आया तो फिर वारंट निकाल दिया गया, वारंट पर भी वो नहीं आया तो उसको अपराधी उद्घोषित कर दिया गया। उसके बाद पर भी नहीं आने पर इसकी जो एक प्रॉपर्टी थी इसके नाम से उसको कुर्क कर लिया गया और अब कोर्ट जो है उसको बेचने या नीलामी के मूड में है। तभी बी सामने आता है और आपत्ति लगाता है कि ये प्रॉपर्टी केवल एक ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी भी है, हम दोनों की शेयर वाली है, इसलिए जो है आप इस प्रॉपर्टी को कुर्क या अटैच नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां धारा 84 के अधीन लगाई जा सकती हैं और ऐसे आपत्तियों का निराकरण धारा 85 के अंतर्गत कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय करना और वापस करने के बारे में व्यवस्था करता है। धारा 86 बात करती है कुर्की संपत्ति के वापसी के लिए आवेदन नामंजूर अगर कर दिया है 85 का तो उस कंडीशन में जो भी सुपीरियर कोर्ट है उसमें आप क्या कर सकते हो, 86 में अपील दायर कर सकते हो।
धारा 87 बात करती हैं समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, है ना। समन जारी कर दिया है, समन के स्थान पर, समन मामले में आप वारंट जारी कर सकते हो या समन के अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। मजिस्ट्रेट की पावर है 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति कि कोई व्यक्ति को ना तो समन जारी किया गया है ना ही वारंट जारी किया गया है, फिर भी वो न्यायालय में हाजिर हैं, तो आगे न्यायालय में हाजिर होने के लिए ऐसे व्यक्ति से एक बॉन्ड निष्पादित करवाया जा सकता है, बंद पत्र निष्पादित करवाया जा सकता है। धारा 89 बात करती है कि हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। अगर आपने एक बार बॉन्ड भर दिया है हाजिर होने के लिए और अगर उस बॉन्ड का ब्रीच कर दिया है उसके बाद आप हाजिर नहीं होते हो तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 90 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। फिर अध्याय 7 है दोस्तों, अध्याय 7 चीज़ें पेश करने की। ये तो व्यक्तियों को पेश, अध्याय 6 में अपनों ने देखा है धारा 61 से 90 तक व्यक्तियों को हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए क्या क्या आदेशिकाएं जारी की जा सकती हैं। अब अध्याय 7 में हम देखने जा रहे हैं कि चीज़ें पेश करने के लिए कोई दस्तावेज हैं, कौन से सने कपड़े हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर न्यायालय को चाहिए तो इन चीज़ों को पेश करने को, विवश करने के लिए क्या क्या आदेशिकाएँ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती हैं। तो धारा 91 बात करती हैं दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट या अन्य चीज़ पेश करने के लिए धारा 91 का व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है। धारा 92 बात करती है, 92 बात करती हैं कि अगर कोई भी पत्र हैं, लेटर हैं या तार हैं जो किसके पास है, पोस्ट ऑफिस के पास है, उसको संबंध में अगर प्रक्रिया जारी करनी है ना, उसको पेश करवाने के लिए अगर समन जारी करना है तो उस समन जारी करने की, आदेश जारी करने की शक्ति केवल जिला मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। इन 4 ही न्यायालय को हैं, यहाँ से आपका MCQs बन सकता है। धारा 93 बात करती है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो अगर किसी 91 का समन जारी कर दिया है फिर भी वो चीज़ पेश नहीं की गई है, या 92 का समन जारी करने के बाद भी चीज़ पेश नहीं की गई है, या न्यायालय को लगता है कि सामान्यतः मामले की जो है तलाशी वारंट जारी करने पर ही युक्त संगतता से पालन किया जा सकता है, उस कंडीशन में 93 में न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर या तो चुराई हुई संपत्तियाँ रखी जाती हैं या कोई कूटरचित दस्तावेज या कोई ऐसा अश्लील डॉक्यूमेंट हैं उनको रखा गया है, तो उनके बारे में या उनके होने के संदेह हैं तो उस स्थान की तलाशी धारा 94 के अधीन ली जा सकती है। फिर धारा 95 बात करती हैं दोस्तों, 95 बात करती हैं कि कुछ प्रकाशनों को, है ना, कोई ऐसा प्रकाशन है, कोई ऐसी पुस्तक है, प्रकाशन है, अखबार हैं या कोई मैगज़ीन है, उनको संप्रहत करने की, अटैचमेंट करने की, घोषणा करने की और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार किसी भी ऐसे दस्तावेज की जिसमें या तो कोई राजद्रोहात्मक बातें हैं या राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली हैं या कोई अश्लील कंटेंट हैं, ऐसे प्रकाशनों को संप्रत होने के लिए आदेश जारी कर सकती हैं और ये आदेश जारी कर सकती हैं कि उनके बारे में तलाशी ली जाए और जहाँ भी वो प्रकाशन मिले उनको संप्रहत कर लिया जाए। और 96 में ऐसे संप्रहण की घोषणा को अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। कोई भी ऐसी उद्घोषणा से पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसे कोई भी चीज़ जिसके बारे में राज्य सरकार ने उसमें लांछन लगाया गया है कि पुस्तक अश्लील है या उसमें कोई राजद्रोहात्मक बातें, ऐसा कोई कंटेंट अगर नहीं है तो उस उद्घोषणा को अपास्त कराने के लिए, खारिज करवाने के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है और वो उच्च न्यायालय उस आवेदन की जब सुनवाई करेगी तब कम से कम, अगर उसमें 2 से अधिक न्यायाधीश हैं तो कम से कम 3 न्यायाधीश द्वारा उस आवेदन की सुनवाई की जाएगी बेंच द्वारा, और अगर 3 से कम हैं तो जितने भी न्यायाधीश हैं वो सब मिलकर उस आवेदन की सुनवाई करेंगे। धारा 97 बात करती हैं कि सदोष परिरोध व्यक्तियों के लिए तलाशी, कि अगर किसी व्यक्ति को रोंगफुली रिस्ट्रेन किया गया है, सदोष रूप से परिरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है, उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति DM को
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यहाँ पर दी गई हैं। धारा 98 बात करती है कि अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, कि किसी व्यक्ति को, किसी ऐसी स्त्री को अपहृत कर लिया गया है, एब्डक्शन कर लिया है, उस अपहृत स्त्रियों को वापस करने को विवश करने की शक्ति जो है डीएम के पास है, एसडीएम के पास है और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है। धारा 99 बात करती हैं तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि, है ना। धारा 100 बात करती हैं कि जो भी बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति हैं वो तलाशी लेने देंगे। धारा 101 बात करती हैं कि जब भी अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई हैं तो उनका व्ययन कैसे करना है, उनको कैसे निपटारा करना है, उसके बारे में बात करती हैं 101। 102 बात करती हैं कि कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, है ना। कोई ऐसी चोरी की संपत्ति है, अपराध में संलिप्त प्रॉपर्टी पाई गई है तो उनको अभिग्रहित करने की पुलिस की पावर धारा 102 के अधीन है। 103 बात करती हैं कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट खुद खड़ा रहकर किसी स्थान की तलाशी लेवा सकता है तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है, धारा 103 के अधीन। धारा 104 बात करती है कि पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति, कोई भी आपने दस्तावेज पेश की है कोर्ट के सामने तो उस पेश की गई दस्तावेज को परिबद्ध करने, अटैच करने की शक्ति धारा 104 के अधीन है। धारा 105 बात करती हैं आदेशिका के बारे में, व्यतिकारी व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? आदेशिकाओं के बारे में कुछ व्यतिकारी व्यवस्था करती हैं धारा 105। ये आपका चैप्टर 7 हुआ। सीआरपीसी में एक चैप्टर 7A था दोस्तों। 7A बात करता था आपका कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति को कुर्क करने और संपहरण करने की प्रक्रिया के बारे में, है ना। कि कोई अपराध से संपत्ति अर्जित की गई हैं तो उसके कुर्क करने के बारे में, किसी व्यक्ति को भारत के बाहर अरेस्ट करवाना है या भारत के बाहर के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन भारत में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवाना है या उसकी संपत्ति की कुर्की भारत के बाहर करवानी है या भारत के अंदर, भारत के बाहर के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करवाना है या संपहरण करवाना है, उसके बारे में व्यवस्था की गई थी अध्याय 7 में धारा 105A से लगाकर धारा 105L तक, है ना। तो यही प्रोविजंस को अब इस चैप्टर 7A को चैप्टर सीरियल दे दी गई है चैप्टर 8 BNSS में। अब ये बन गया है BNSS का चैप्टर 8। एक तो इस कारण से आपके चैप्टर नंबर की संख्या बढ़ी है, 2 चैप्टर जो बढ़ रहे हैं ना 37 से 39 हुए हैं, तो ये बढ़ने का कारण एक तो ये चैप्टर 8 हो गया है। और ये जो सेक्शन 105A से 105L था इसको संख्या दे दी गई है 111 से 124, तो ये सेक्शन नंबर आपके इस कारण से भी यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर 8 हो गया था आपका BNSS का, और ये चैप्टर 9 है आपका। चैप्टर 9 जो है वो धारा 125 से 143 तक है ना। ये चैप्टर 8 जो था आपका परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, ये चैप्टर अब चैप्टर 9 में चला गया है BNSS में, धारा 125 से 143 तक, है ना। तो धारा 125 से 143 या धारा 106 से 124 जो है आपका CRPC का बात करता है परिशांति, है ना, शांति मेंटेन रखना, पीस मेंटेन रखना और किसी गुड बिहेवियर के बारे में, सिक्योरिटी लेने के बारे में प्रोविजंस करता है ना। तो धारा 106 बात करती है दोष सिद्धि के पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति के बारे में, कि किसी व्यक्ति को अगर किसी अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया तो न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसके सब जो संगे साथी हैं वो हुड़दंग मचा सकते हैं और लोक शांति जो है भंग कर सकते हैं, तो उस अपराधी व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति यहाँ धारा 106 के अंदर ली जा सकती हैं। ये दोष सिद्धि पर परिशांति लेने की व्यवस्था धारा 106 में की गई है। फिर धारा 107 बात करता है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, कि अभी दोष सिद्धि के अलावा किसी अन्य दशा में अगर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेनी है तो वो धारा 106 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। धारा 108 बात करती है राजद्रोहात्मक बातें को फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति, कि कोई सेडिशन करने वाली बातें हैं, कोई राज के विरुद्ध द्रोह फैलाने वाली बातें हैं, उनको फैलाने से रोकने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति ले जा सकती हैं। लेकिन जो है राजद्रोह का अपराध IPC से डिलीट हो चुका है, इसलिए धारा 108 है यहाँ पर
के कंटेंट चेंज हो गया है कि कोई राज्य के विरुद्ध अपराध फैलाने वाला है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध फैलाने वाला व्यक्ति है, उससे सदाचार के लिए धारा 108 में प्रतिभूति ली जा सकती है। ये राजद्रोह वर्ड यहाँ से बीएनएसएस से ख़त्म कर दिया गया है। धारा 109 बात करती है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपना हुलिया चेंज करके आ रहा है, उसकी उपस्थिति संदिग्धता पैदा करती है, तो उससे अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति 109 में ली जा सकती है। और धारा 110 बात करती है हैबिचुअल अपराधी, आदतन अपराधी के बारे में कि अगर कोई आदतन अपराधी है तो उससे भी सदाचार के लिए अच्छा आचरण रखने के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। धारा 106 में दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाती हैं, जबकि धारा 107 से 110 तक में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। और धारा 111 से 124 तक में इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि ये परिशांति किस प्रकार लेनी है, आदेश किस प्रकार देना है, वो आपको 111 से 124 तक में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और यही इस चैप्टर को मधु लिमिये वर्सेस एसडीएम मुंगेर में इस चैप्टर को चैलेंज किया गया था कि ये अध्याय 8 जो हैं वो आपके संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, लेकिन इस केस में कहा गया है कि नहीं, ये लोकहित में होने के कारण अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। केस का नाम ध्यान रखना है दोस्तों, मधु लिमिये वर्सेस एसडीएम मुंगेर। फिर आ जाइए दोस्तों चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 जो है सीआरपीसी का था आपका, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। और ये चैप्टर 9 अब बीएनएसएस में चला गया है चैप्टर 10 में, जो धारा 144 से धारा 147 तक में है। धारा 125 या धारा 144 बीएनएसएस की बात करती हैं कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, है ना। तो ये भरण पोषण का आदेश कौन दे सकता है? कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है। अगर कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, संतान, माता पिता का भरण पोषण का नहीं करता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को भरण पोषण करने के लिए आदेश 125 में दे सकता है। और ऐसे आदेश की जो रिवीजन फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर। धारा 126 बात करती है इसकी प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जाएगी। और धारा 127 भत्ते में परिवर्तन के बारे में कि पक्षकारों की परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। और 128 बात करता है ये भरण पोषण का आदेश का प्रवर्तन या तो आवेदन दिनांक से या आदेश दिनांक से दिया जा सकता है। अध्याय 10 है दोस्तों लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के बारे में। और अध्याय 10 आपके बीएनएसएस में चला गया है चैप्टर 11 में, जो धारा 148 से 147 तक में है, ठीक है। तो इसमें विधि विरुद्ध जमाव, जो लोक न्यूसेंस हैं आपके पब्लिक न्यूसेंस, उसको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया